दोस्तों, हिंदी साहित्य के आदिकाल से रासो काव्य परंपरा पर भी प्रश्न पूछा जाता है। रासो काव्य धारा से प्रश्न पूछे जाने के कुछ कारण माने गए। एक तो यह माना गया कि ये जो रासो शब्द है कहाँ से आया। जैसे कई रचनाएं रही हैं, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाण रासो, जीवदया रासो, जैसे भरतेश्वर बाहुबली रासो, पाकुड़ रासो, गोधा रासो या फिर संदेश रासक। तो एक तो प्रश्न बनता है कि ये रास जैसे संदेश रासक, वास्तव में ये शब्द कुछ ऐसा है तत्सम संदेश रासक, इसे ही अपभ्रंश करके संदेश या स्नेह रासय। जैसे परमाल रासो, जैसे पृथ्वीराज रासो, जैसे खुमाण रासो, हमीर रासो या फिर चंदन वाला रास, जीवदया रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। दोस्तों, आदिकालीन साहित्य में इस प्रकार की रचनाओं को देख करके दो प्रश्न पहले उत्पन्न हुए कि क्या ये रासक, रासय, रास और रासो जैसे शब्द एक ही हैं या फिर अलग अलग शब्द हैं। यह पहला प्रश्न उत्पन्न हुआ। दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि ये जो रासो शब्द या रास शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों ऐसे शब्द आदिकालीन साहित्य में आए। दोस्तों, एक तीसरा प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये जो रासो काव्य है, क्या इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्या ये प्रामाणिक है। यानी पहली बात, क्या ये शब्द एक ही हैं या अलग अलग हैं। दूसरी बात कि ऐसे शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए, इन शब्दों की व्युत्पत्ति का क्या कारण है। तीसरा मुद्दा उठा कि रासो काव्य धारा प्रामाणिक है क्या। और चौथा मुद्दा बन करके आया कि रासो काव्य धारा की विशेषताएं क्या रही हैं। दोस्तों, रासो काव्य धारा को हम लोग देख रहे हैं और इन प्रश्नों के साथ देख रहे हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने, आलोचक रहे हैं, साहित्य के इतिहासकार भी रहे हैं, तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने पहले प्रश्न का यह उत्तर देते लिखा कि रास, रासक, रासय, रासौ, रासो और रास, रास, रासो, रासय, रासक, रासो, ये जितने शब्द हैं ये अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही शब्द के ये अलग अलग बोलीगत उच्चारण हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लिखा। कैसे भाई? जैसे ब्रज भाषा में कोई कहता है पता को पतो, काला को कारो, खड़ी बोली में आइए तो कारा या काला, इधर पूर्वी हिंदी बिहारी हिंदी में आइए तो करिया। ऐसे ही दूबर, दुर्बल, दूबला, दूबरो, सांवरो, सांवरा, सांवर। तो जिस प्रकार अलग अलग बोलियों में कोई आकार बहुल बोली है तो वहाँ आप देखिएगा भला खड़ी बोली में, यदि ब्रज भाषा में आप जाएं तो उकार बहुल भला की जगह भलो।
ऐसे ही यदि पूर्वी क्षेत्र में आए तो लोग बोलते हैं भल, है ना। मतलब शब्द एक ही है, इनके उच्चारण अलग अलग हैं, इसलिए कहीं यह शब्द रासो के रूप में सुनाई पड़ता है, कहीं रासक के रूप में, कहीं रास के रूप में, कहीं रासय के रूप में। जो दूसरा प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति क्या है, तो रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर दोस्तों अलग अलग विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जैसे सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गारसा द तासी ने। तो गारसा द तासी ने अपनी रचना इस्तवार द लॉ लैंग्वेज या इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि ये जो रासो शब्द है वह राजसूय यज्ञ से उत्पन्न है। जो रासो शब्द है किससे उत्पन्न है दोस्तों? राजसूय यज्ञ से। हालांकि बाद के इतिहासकारों ने इस बात को खारिज कर दिया कि भाई आदिकालीन साहित्य में राजसूय यज्ञ का कोई अस्तित्व नहीं था, इसीलिए तासी महोदय की यह मान्यता उचित नहीं है। तो इन्होंने तर्क दिया राजसूय यज्ञ से उत्पन्न हुआ रासो। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक इतिहासकार की यदि बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह माना कि रासो शब्द रासायन से उत्पन्न हुआ है। इनकी मान्यता को भी लोगों ने खारिज कर दिया कि रासाबंध का क्या अर्थ होता है या रसायन का क्या अर्थ था आदिकालीन साहित्य में, उस दरबारी परिवेश में रसायन का मतलब क्या था यह स्पष्ट नहीं है। या अगर रासा छंदों का बंध है तो वह कैसा बंध है, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई। दोस्तों, डॉक्टर चंद्रबली पांडे और पंडित नरोत्तम स्वामी ने यह लिखा कि जो रासो शब्द है रसिक से उत्पन्न है। तो इनकी मान्यता को भी कुछ लोगों ने खारिज कर दिया कि भाई रसिकता का अर्थ तो श्रृंगारिकता है। तो क्या आदिकालीन साहित्य में सभी रचनाएं श्रृंगारिक थीं, रसिकता पर आधारित थीं? यदि देखा जाए तो वहाँ धार्मिक रचना भी लिखी गई, वीरता प्रधान रचनाएं भी लिखी गईं, लोक चेतना से जुड़ी हुई मनोरंजन प्रधान रचनाएं भी लिखी गईं। तो इनकी यह मान्यता भी खारिज कर दी गई। दोस्तों, शारदा तनय जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन दोनों ने माना कि रासो शब्द नाट्य रासक से उत्पन्न हुआ है। इनकी मान्यताओं को लेकर के भी पड़ताल की गई तो यह निष्कर्ष सामने आया कि आदिकाल में तो नाटक लिखे ही नहीं गए। संस्कृत साहित्य में जो नाटकों की परंपरा थी, हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्ति काल और लगभग रीतिकाल तक उपेक्षित रही। यानी आदिकालीन साहित्य में जब नाटक लिखे नहीं गए तो भाई नाटकों का ध्यान करके या नाटकों के आधार पर रासो शब्द की उत्पत्ति का क्या मतलब है? दोस्तों,
महामहिम पंडित हर प्रसाद शास्त्री ने यह माना कि जो रासो शब्द है वह राजयश से उत्पन्न है। यदि विचार किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि रासो रचनाएं सिर्फ दरबारों में ही नहीं लिखी गईं। राजयश का अर्थ प्रशस्ति मूलक रचनाएं हैं। राजयश का अर्थ है जिनमें चाटुकारिता हो या वीरता का अतिशयोक्ति मूलक चित्रण हो, शासकों सामंतों के पराक्रम पूर्ण चरित्रों का जो गान कर रहे थे दरबारी कवि। तो संभवतः इसे ही ध्यान में रख करके पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने कहा होगा कि रासो शब्द राजयश से जन्मा। अब यदि देखा जाए तो आदिकालीन रचनाएं सिर्फ दरबारों में ही नहीं लिखी गई थीं, गैर दरबारी भी थीं। दूसरी बात कि इन रचनाओं का केवल उद्देश्य वीरता चित्रण या प्रशस्ति मूलक चित्रण नहीं था, बल्कि ये रचनाएं विविधता मूलक थीं। जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी माना कि आदिकालीन साहित्य का स्वर विविधता मूलक रहा है, तो यह तर्क भी खारिज कर दिया गया। दोस्तों, आचार्य स्वयंभू और विरहांक जैसे लोगों ने यह माना कि आदिकालीन साहित्य में जो रासो शब्द है वह छंदों की विविधता से उत्पन्न हुआ है। जाहिर सी बात है कि पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाओं में लगभग 68-69 प्रकार के छंद प्रयोग किए गए थे। यह माना गया कि आदिकाल में 100 से भी अधिक छंदों का प्रयोग था। तो फिर सभी रचनाओं में छंदों का प्रयोग था, इतना ही नहीं कड़वक शैली भी थी। कुछ रचनाएं ऐसी थीं जो एक ही छंद में लिखी गई थीं। कुछ रासो रचनाएं थीं जो कई छंदों का प्रयोग कर रही थीं। किसी किसी रासो रचना में एक ही छंद था। यानी छंद विविधता से भी रासो शब्द की उत्पत्ति का कोई तालमेल बैठता नजर नहीं आता है। तब डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने चंद बरदाई का उल्लेख करते हुए यह कहा कि चंद बरदाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में इस बात को स्पष्ट किया था कि रासो शब्द रस से उत्पन्न है और अलग अलग रसों के प्रयोग के कारण आदिकालीन साहित्य की रचनाओं को रासो नाम दिया गया। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि रासो शब्द रस से उत्पन्न है और इसका उल्लेख चंद बरदाई ने भी किया है, क्योंकि चंद बरदाई एक पद लिखते हैं। कौन सा पद लिखते हैं? लिखते हैं रासौ असंभु नवरस सरस छंदु चंदु किय अमीयसम। रासौ असंभु नवरस सरस छंदु चंदु किय अमीयसम। यानी रासो अपने आप में असंभु है, जो स्वाभाविक या नैसर्गिक उत्पत्ति है। कैसे? अलग अलग या 9 रसों के प्रयोग से। कैसे? श्रृंगार वीर करुणा विभक्ष भय अद्भुतः संतसम। इन 9 रसों के प्रयोग से, श्रृंगार रस से, वीर रस से, करुण रस से, अद्भुत रस से, शांत रस से, विभत्स रस से, इन सभी रसों के सम्मिलित या समन्वयकारी प्रयोग से जो रचना जन्म लेती है उसी रचना को रासो कहा जाए। यानी रासो शब्द रस से उत्पन्न है। आज शोध के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कुछ हद तक सही थे कि नाट्य रासक
या लास्य से उत्पन्न है, एक प्रकार से गीत नृत्य से उत्पन्न है। और उससे भी कहीं अधिक प्रामाणिक इस मत को माना गया डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के मत को कि रासो शब्द रसों से उत्पन्न है। आदिकालीन साहित्य में लगभग सभी रसों का प्रयोग हुआ। दोस्तों, ये बात तो समझ में आई कि रासक, रासौ, रासो, रास ये सभी शब्द अलग अलग नहीं, एक ही शब्द के बोलीगत अलग अलग उच्चारण हैं। और दूसरी बात समझ में आई कि रासों की उत्पत्ति पर भी क्या क्या प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई और किस प्रतिक्रिया को या किसके मत को सबसे वैज्ञानिक माना जाए। तो यह कह दिया गया कि भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को भी कुछ माना जाए ठीक ठीक, और सबसे अधिक प्रामाणिक यदि माना जाए तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के मत को। दोस्तों, बात करते हैं रासों को साहित्य जगत में स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया तो आचार्य शुक्ल थे। आचार्य शुक्ल ने यह तर्क दिया कि आदिकालीन साहित्य में रासो शब्द इतना प्रभावशाली कैसे हुआ और इनका प्रयोजन क्या था ऐसे शब्दों का। शुक्ल जी आदिकालीन साहित्य की काल सीमा को निर्धारित करते लिखा कि आदिकाल विक्रम संवत 1050 से 1375 के बीच की काल सीमा रही है आदिकाल की। जिस काल सीमा में या आदिकाल की सुदीर्घ काल सीमा में यानी लगभग 325 वर्ष, आरंभ के 150 वर्ष साहित्य की कोई भी प्रवृत्ति निश्चित नहीं थी। दरबारी रचनाकार या आश्रय में शासकों सामंतों के आश्रय में पलने वाले रचनाकार कभी वीरता के, कभी भक्ति के, कभी नीति के, कभी श्रृंगार के फुटकल पद। फुटकल का अर्थ होता है चेंज, खुदरा। फुटकल पद दोहों में सुनाया करते थे। फुटकल पद को आप मुक्तक माने, छोटे छोटे पद। यानी दरबारी रचनाकार या आश्रय में पलने वाले रचनाकार अपने शासकों सामंतों को कभी वीरता के 2 लाइन सुना देते थे, कभी श्रृंगार पर 2 पंक्ति सुना देते थे, कभी भक्ति पर, कभी नीति पर। ये कब तक की बात है? आरंभिक 150 वर्षों तक। परंतु जैसे जैसे मुसलमानों की चढ़ाइयां तीव्र हुई, यही दरबारी रचनाकार अपने शासकों सामंतों, अपने आश्रयदाताओं को उनकी वीरता और उनके पराक्रमपूर्ण चरितों का गान, चरित कहते हैं जीवन गाथा को, कथा को, प्रबंध परंपरा में सुनाया करते थे। यही प्रबंध परंपरा जिसमें वीरता का गुणगान किया जा रहा हो, जिसमें पराक्रमपूर्ण चरित गाथा लिखी जा रही हो, प्रशस्ति मूलक रचनाएं, यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी गई, जिसे ध्यान में रखकर मैंने यानी आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन साहित्य को वीर गाथा काल नाम दिया।
शुक्ल जी की यह बात रासो रचनाओं की ओर भी खींचती है। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल नाम क्यों दिया, इस ओर भी इशारा करती है। यानी कहीं ना कहीं शुक्ल जी ने रासो रचनाओं को दोस्तों दरबार से जोड़कर देखा। अब बात उत्पन्न होती है कि क्या रासो रचनाएं केवल दरबारी थीं या रासो रचनाएं धार्मिक भी थीं? तो बात करें दोस्तों, कुछ धार्मिक रासो रचनाएं थीं, जैसे आसगु की रचना जीव दया रास, जैसे चंदन वाला रास, जैसे भारतेश्वर या भरतेश्वर बाहुबली रास, इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ वीरता प्रधान या दरबारी रासो रचनाएं भी थीं। इस बात से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तो यदि दरबारी रासो रचनाओं की बात करें तो आप देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो, ये कुछ वीरता प्रधान या दरबारी रासो रचनाएं थीं। दोस्तों इतना ही नहीं, कुछ लौकिक रासो रचनाएं भी थीं, जैसे संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना यादहमाण, जैसे गोधा रासो, जैसे उदर रासो, जैसे खींचक रासो, जैसे पाकुड़ रासो, इसमें संदेश रासक यदि देखा जाए तो एक विरह काव्य है, और बाकी ये गोधा उदर पाकुड़ ये हास्य व्यंग परक रासो रचनाएं हैं। मतलब रासो रचनाएं सिर्फ दरबारी नहीं थीं, गैर दरबारी भी थीं। रासो रचनाओं में सिर्फ वीरता चित्रण ही नहीं था, बल्कि धार्मिकता भी थी। ये सब जैन धार्मिक रासो ग्रंथ हैं, जैसे जीव दया रास, चंदन बाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका अर्थ हुआ कि रासो रचनाएं लौकिक जीवन को केंद्र में रखकर भी लिखी गईं, धर्म को भी केंद्र में रखकर लिखी गईं, शासकों की वीरता या उनके प्रशस्ति मूलक चित्रण को भी ध्यान में रखकर लिखी गईं, और हास्य व्यंग मनोरंजन को भी ध्यान में रखकर लिखी गईं। ऐसे में रासो रचनाओं को सिर्फ वीरता प्रधान मान लेना या रासो रचनाओं को सिर्फ दरबारी मान लेना तर्क संगत नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने के लिए इन्हीं रासो रचनाओं का सहारा लिया, और उन्होंने तर्क दिया कि 12 में से लगभग 9 रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति मुखर थी या मुख्य थी। इसीलिए रचनाओं की बहुलता के आधार पर, उनकी बहुसंख्या के आधार पर
वीरता से संबंधित 12 में से 9 रचनाएं मिली और यही वजह है कि मैंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। यदि इन 12 रचनाओं की चर्चा करें तो हमारा एक तीसरा प्रश्न भी तैयार होगा कि क्या ये रचनाएं प्रामाणिक थीं या कहीं ना कहीं संदेहास्पद थीं। दोस्तों, यदि बात करें इन 12 रचनाओं में आचार्य शुक्ल ने जिन रचनाओं की चर्चा की तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। जैसे विजयपाल रासो, आपने नाम सुना है, खूब सुना है, और जो लोग नहीं सुने, हमारे नए भाई बहन, वो फिर से सुने। जितनी बार सुनेंगे बातें याद होती हैं। तो मान लीजिए कि 12 रचनाओं में विजयपाल रासो, नलसिंह भाट ने लिखा था इसे। जैसे बीसल देव रासो, इसे नरपति नाल ने लिखा था। जैसे हमीर रासो, इसे जज्जल ने लिखा था या सारंगधर, यह भी विवादित है। जैसे पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई ने लिखा था। जैसे परमाल रासो, जगनीक ने लिखा था। जैसे खुमाण रासो, दलपति विजय ने लिखा था। जैसे जयचंद प्रकाश, केदार भट्ट ने लिखा था। जैसे जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि ने लिखा था। जैसे पदावली, नेक्स्ट नंबर कीर्तिलता, नेक्स्ट नंबर कीर्ति पताका। इन तीनों रचनाओं को विद्यापति जी ने लिखा था। और 12वीं रचना की बात करें तो अमीर खुसरो की पहेलियां, दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने इस बात की चर्चा की कि इन 12 रचनाओं में बीसल देव रासो, नरपति नाल की रचना, विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 9 रचनाओं में यदि आप देखें तो वीरता की प्रवृत्ति मुखर थी। 9 रचनाओं, और इसीलिए शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल दिया नाम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नामवर सिंह जैसे विद्वानों ने, आलोचकों ने यह कहा
कि शुक्ल जी ने जिन रचनाओं का आधार लिया, वास्तव में ये रचनाएं अपने आप में अप्रामाणिक हैं। कैसे? उन्होंने लिखा कि विजयपाल रासो रचना अब उपलब्ध नहीं है, इसके कुछ छंद प्राकृत पैंगलम में मिलते हैं। ऐसे ही हमीर रासो रचना के भी छंद प्राकृत पैंगलम में ही उपलब्ध हैं, यानी यह रचना भी मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। परमाल रासो रचना भी अब मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसका आधुनिक रूप आल्हा खंड के नाम से उपलब्ध है। वो भी कुछ कम ही पद हैं इसमें। उस समय के अंग्रेजी शासन के दौरान चार्ल्स इलियट करके कोई कलेक्टर थे, गवर्नर थे, उन्होंने इसके कुछ छंदों को मिला के आल्हा खंड नाम से प्रकाशित किया। दोस्तों, खुमान रासो के विषय में यह कहा गया कि खुमान में फारस के शासक अलमामू और खुमान राजा खुमान के बीच का जो युद्ध चित्रण है वह ऐतिहासिक नहीं है। और खुमान नाम से इतिहास में 3 शासक उत्पन्न हुए। यहाँ जिस खुमान की बात की गई है वह इतिहास से मेल नहीं खाता। और तो और खुमान का जो रचयिता है दलपति विजय, वह वास्तव में कोई रचनाकार न हो करके देखा जाए तो एक प्रकार से जैन श्रमण था, जैन साधु था। इतना ही नहीं, हमीर रासो के विषय में यह तर्क दिया गया कि इसका रचनाकार वास्तव में कौन है, जज्जल है या सारंगधर है, यह भी अब तक क्लियर नहीं है या प्रामाणिक नहीं है। दूसरी बात कि हमीर रासो में कथा संकेत देती है कि इस रचना का नायक हमीर और खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध का चित्रण है, लेकिन वास्तव में इतिहास में ऐसा कोई युद्ध हुआ नहीं था। और तो और इतिहास पुस्तकें हमीर को शासक भी नहीं मानती। बहुत से इतिहासकारों ने तो कहा कि हमीर एक ऐसा युवक था जो कहीं का शासक नहीं था, एक समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ था, कुछ लोग उसके जानकार थे। दोस्तों, सबसे चर्चित रचना पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो को लेकर के 3 प्रकार के तर्क दिए गए। पृथ्वीराज रासो पर किसी ने कहा कि यह पूरी तरह जाली ग्रंथ है, जैसे आचार्य शुक्ल ने कहा पूरी तरह जाली ग्रंथ है। वहीं आचार्य द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ माना। किसने माना? द्विवेदी जी ने। और जाली किसने माना? शुक्ल जी ने। कुछ ऐसे इतिहासकार थे, मिश्र बंधु जैसे, जिन्होंने माना यह प्रामाणिक है। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो 4 खंडों में या 4 संकलनों में प्रकाशित पुस्तक है या उपलब्ध पुस्तक है। बृहत खंड, बृहत्तर खंड, लघु खंड, लघुत्तर खंड। लोगों ने माना कि बृहत्तर खंड में लगभग 1700 पद हैं। ऐसे ही घटते क्रम में बृहत में मान लिया गया कि लगभग 7000 हैं। ऐसे ही लघु खंड में 3500 और लघुत्तर में 1700। ये अलग अलग खंडों में अलग अलग प्रकाशनों में उपलब्ध पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। जितनी चर्चित उसी अनुपात में विवादित भी। देखा जाए तो इस पुस्तक में पृथ्वीराज
चौहान यानी शासक पृथ्वीराज चौहान के जो विवाहों की चर्चा है या जो युद्धों की चर्चा है, वास्तव में इतिहास पुस्तकें उससे सहमत नहीं। दोस्तों, दो पुस्तकें ऐसी हैं, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, जिनका नामो निशान कहीं नहीं है। ये ना तो पुस्तकें उपलब्ध हैं, ना इनके कहीं छंद ही मिलते हैं। इनके नामों की चर्चा एक राजस्थानी साहित्यकार इतिहासकार सिंघायच दयाल दास ने अपनी पुस्तक राठौरा रिख्यात में की। राठौरा रिख्यात में इन दोनों पुस्तकों की चर्चा की। उसमें भी समस्या यह है कि जयचंद को नायक बना करके ये दोनों पुस्तकें लिखी गई थीं, परंतु इतिहास में जयचंद तो भगौड़ा शासक माना गया था, यानी कहीं से वीर नहीं माना गया था। तो शुक्ल जी ने वीरता के लिए ये जो रचनाएं चुनी, एक तो रचनाओं में प्रामाणिकता का अभाव है, बहुत सी रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, बहुत सी रचनाओं के कुछ छंद प्राकृत पैंगलम में उपलब्ध हैं। प्राकृत पैंगलम वास्तव में अपने आप में विवादित पुस्तक है, क्योंकि उसका लेखक अब तक अज्ञात है। किसी वंशीधर ने उसका संकलन किया। इसमें भी 4-5 रचनाकारों की रचनाएं मिलती हैं। तो बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, बहुत सी रासो रचनाओं के रचनाकार विवादित हैं। जैसे हमीर रासो का रचनाकार जज्जल है या साणंगधर, यह अब तक विवादित है। समझिए, देखा जाए ध्यान से तो ये रचनाएं कहीं ना कहीं कथानक रूढ़ियों का प्रयोग करती हैं। तोता, मैना, परी, अय्यार, सुक, सुकी। आचार्य द्विवेदी लिखते हैं स्वयं कि पृथ्वीराज रासों में सुक सुकी संवाद है। कहीं ना कहीं ये कथानक रूढ़ियाँ इन रचनाकारों की प्रामाणिकता को, ऐतिहासिकता को कल्पना से जोड़ देती हैं। इसीलिए इन रचनाओं का रचना काल देखा जाए तो इन रचनाओं में जो विषय सामग्री है, नायक की चर्चा, उसके द्वारा लड़े गए युद्धों की चर्चा, वह अपने आप में विवादित है। ज़्यादातर रासो रचनाएं अप्रामाणिक हैं, अनुपलब्ध हैं। उनमें जो वर्णित सामग्री है वह इतिहास सम्मत नहीं है। जैन रासो रचनाएं प्रामाणिक मानी गई, क्योंकि स्वयंभू, पुष्पदंत जैसे जैन रचनाकारों ने यह माना गया कि दक्षिणी अभ्रंश से जुड़े हुए थे, ये राष्ट्रकूटों के दरबार से जुड़े थे, मान्यखेत से। ऐसे में राष्ट्रकूटों के द्वारा संरक्षण प्राप्त होने से, पेट्रोनाइजेशन से, जैन रचनाएं अधिक सुरक्षित मानी गईं। आदिकालीन साहित्य में जैन रचनाओं को सबसे प्रामाणिक और सुरक्षित माना गया। शायद यही वजह भी है कि डॉक्टर नामवर सिंह और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी पर व्यंग करते लिखा कि जो रचनाएं प्रामाणिक हैं उन्हें तो शुक्ल जी ने साहित्य से ही बहिष्कृत कर दिया, सिद्धोनाथों जैनों की रचनाएं, और जो रचनाएं अप्रामाणिक हैं, अनुपलब्ध हैं, संदिग्ध हैं, उसी के आधार पर आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। तो दोस्तों, एक तो रासो रचनाओं में रासो, रास, रासक, रासौ ये शब्द एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। दूसरी बात कि इनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई, और सबसे अंतिम प्रामाणिक प्रतिक्रिया मान ली गई कि भाई रासो शब्द रस से उत्पन्न है। तीसरी बात कि इनकी प्रामाणिकता भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है। एक चौथा मुद्दा पूछ लिया जाता है कि रासो काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख करें। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि रासो रचनाएं दरबारों में भी लिखी गई थीं और गैर दरबारी भी थीं।
यानी रासो रचनाओं में कहीं ना कहीं वीरता की प्रवृत्ति थी, इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। और इनमें धार्मिकता की भी प्रवृत्ति थी, क्योंकि जैन धार्मिक रासो रचनाएं भी लिखी गई थी, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। अब यदि दरबारों में ये लिखी गई होंगी तो भाई यह भी तय है कि इनमें श्रृंगार का भी उद्घाटन होगा, क्योंकि रासो रचनाओं में जो दरबारी रचनाकार थे अपने शासकों सामंतों के मनोरंजन के लिए नायिकाओं का नक्सिख वर्णन कर रहे थे। तो यदि रासो काव्य धारा की विशेषता की बात करें तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता वीरता का अतिशयोक्ति मूलक चित्रण। इस बात से हम संदेह नहीं कर सकते। कैसे? भाई चंद बरदाई अपने शासक पृथ्वीराज चौहान के विषय में लिखते हैं, 4 बांस 24 हाथ अंगुल अष्ट परमान, एते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी शासक इतना वीर है, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं, नेत्रहीन होकर भी शासक शब्द भेदी बाण चला सकता है, लक्ष्य भेदी बाण चला सकता है। कहता है रचनाकार कि बस इतनी ऊंचाई पर सुल्तान मोहम्मद गोरी बैठा है, मत चूको चौहान। यानी कहीं ना कहीं दरबारी रचनाकारों ने, शासकों सामंतों के आश्रय में पलने वाले रचनाकारों ने अपने शासकों की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर चित्रण किया। इसलिए रासो रचनाओं में प्रशस्ति मूलक दृष्टिकोण है। यही वजह है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन जैसे लोगों ने आदिकाल को एक नाम दिया चारण काल। इस बात से परहेज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, दूसरी विशेषता आदिकालीन साहित्य में वीरता एवं श्रृंगार का सामंजस्य। देखिए, जहां भी दरबारी परिवेश होगा, सामंती दरबारी परिवेश में भोग मूलक परंपरा होगी, भोग विलास के कारण हरम व्यवस्था होगी, बहु पत्नित्व या बहु विवाह की परंपरा होगी। ऐसे में रनिवास, अंतःपुर जैसी संस्थाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। तो भाई कहीं ना कहीं शुक्ल जी भी यह मानते हैं कि आदिकालीन साहित्य में या इन रासो रचनाओं में वीरता और श्रृंगार को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि आदिकालीन साहित्य में वीरता से कहीं अधिक प्रबल श्रृंगारिकता थी, क्योंकि शासकों सामंतों ने जितने भी युद्ध लड़े यानी अपनी वीरता दर्शाई, उस वीरता के पीछे या उस वीरता की प्रेरणा इनको श्रृंगार से मिल रही थी, क्योंकि विवाह जैसे उद्देश्यों के कारण ही कन्या हरण को केंद्र में रखकर ही ये ज़्यादातर युद्ध लड़ रहे थे। जैन रचनाकार मेरुतुंग ने अपनी रचना प्रबंध चिंतामणि में इस बात को स्पष्ट किया कि शासक वीरता और श्रृंगार दोनों से अलग हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि सामंती जीवन के ये 2 आधार थे। और तब अपने नायक की प्रशंसा में लिखते हैं कि एव जम्मु नगूह ग्यूं, वह जन्म समझो बेकार चला गया। क्यों? भड़ सिरी खग्गु न भग्गु, खग्गु यानी खड़ग, भग्गु यानी टूट जाओ। समझ लो वह जन्म बेकार चला गया जहां भड़ सिरी सिर पर गिरकर
खग्गू खड़ग तलवार न टूट जाए, तिखा तुणीय न माणिया। तिखा यानी तेज, तुरीय यानी घोड़ा, न माणिया जिसे तेज दौड़ाया नहीं, और गोरी गली न लग्गू, वह जन्म बेकार चला गया जिस जन्म में तेज घोड़े की सवारी नहीं की, सुंदर स्त्रियों का आलिंगन नहीं किया यानी श्रृंगार, और तलवार सिर पर गिर कर के तलवार ना टूट जाए, भला वह शासक सामंत का जीवन ही बेकार है। इसीलिए जगनीक भी लिखते हैं परमाल रासों में, 12 बरस लौं कुकुर जीवे, अरु 13 लौं जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे, बाकी जीवन को धिक्कार। परमाल रासों में ही आल्हा कहता है उदल को, 10-10 रुपया के नौकर हैं, नाहक डरी हो मूड़ कटाए, हम तुम खेलें समर भूमि में, दहु में एक आँखू रही जाए, यह मन भाई गई उदले के, तुर तो दियो घोड़ो मुड़ाए। कहता है आल्हा कि भाई 10-10 रुपए के तो नौकर हैं, और युद्ध भूमि ही हमारे लिए जन्म कर्म और मर्म भूमि है, तो ऐसे में गर्दन कटाने से डरना क्या। और युद्ध भूमि में एक बचेगा एक मरेगा, एक मारेगा एक मरेगा, तो भला डर कैसा। और इस बात को सुनकर आल्हा उदल, जिन्हें देश निकाला की सजा मिली थी परमाल शासक के द्वारा, दोनों लौट पड़ते हैं कि चलो अब तो लड़के ही जाएंगे। यानी आदिकालीन साहित्य में वीरता है, वीरता और श्रृंगार का सामंजस्य है। तीसरी विशेषता दोस्तों, आदिकाल की ऐतिहासिकता विवादित रही है। इसे अब तक हम लोगों ने देखा कि बहुत सी रचनाएं प्रामाणिक नहीं हैं, बहुत सी रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, रचनाकारों को लेकर के विवाद रहा है। दोस्तों, चौथी विशेषता आदिकालीन रचनाओं में यानी रासो रचनाओं में धार्मिकता। जाहिर सी बात है कि एक तरफ इनमें जैन धार्मिकता थी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जो दरबारी रासो रचनाएं थीं उनमें बहुदेववाद है, कहीं ना कहीं वैष्णव भक्ति भी है, कहीं ना कहीं प्रायश्चित का भाव भी है। चंद बरदाई मोहम्मद गोरी की जेल में बंद है, दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं, किंतु जीवन का जब उसे अंत नजर आता है तो अपने अंतिम समय में वह प्रायश्चित के भाव से भरा है और ईश्वर का स्मरण करता है। वह सोचता है कि निराधार कर एके करतार तू ही तो, मैं तो बेसहारा हूँ, मेरा एकमात्र सहारा तुम ही हो, निराधार आधार एके करतार तू ही तो। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आती हैं, कुछ पुराने अपराध याद आते हैं। कन्न और कैमास वध ये 2 प्रकरण थे। दोस्तों, एक तरफ भीमदेव चालुक्य का छोटा भाई है जो उसके दरबार में शरण लिया हुआ है। कहाँ? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। और किसी कारणवश गलती से या शेखी बघारने में जो शरण में आया हुआ है ऐसा शरणागत मूंछों पे हाथ रखता है, और यह बात पृथ्वीराज चौहान के एक सामंत को, सेनापति को रास नहीं आती कि भला मेरे सामने जो शरण में आया है वह मूंछ पर ताव कैसे दे सकता है। कन्न न आओ देखता है न ताव, और शरण में आए हुए की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। फिर एक घटना याद करता है पृथ्वीराज चौहान कि किस प्रकार उसकी हरम व्यवस्था में कई दासियों में एक दक्षिण भारतीय दासी भी थी, कर्नाटिका या कर्नाटी दासी, उससे प्रेम करता है कैमास, और कैमास को मौत की सजा दे दी जाती है। यानी पृथ्वीराज चौहान कहीं ना कहीं इस प्रायश्चित के भाव से भरा हुआ है, उसके मन में कहीं ना कहीं कन्फेशन है, अपराध बोध है। इसीलिए
भक्ति या धार्मिकता का जगना स्वाभाविक है। अब एक और बात कि बहुत सी रासो रचनाएं दरबारों में लिखी गई। सामंती दरबारी परिवेश में जो धार्मिकता है, एक तो वह बहुदेववाद से जुड़ी है और साथ ही कर्मकांड मूलक उसका स्वरूप रहा होगा, यह अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि सामंती दरबारी परिवेश में शासकों ने जो युद्ध जीतने के लिए या पुत्र प्राप्ति आदि के लिए यज्ञ किए, वास्तव में वह यज्ञ, वह धार्मिकता स्वार्थ से प्रेरित थी या भय से प्रेरित थी। कहीं पुत्र की कामना है तो कहीं शत्रु पर जीत की कामना है, कहीं युद्ध में विजय की कामना है। तो आप देख सकते हैं कि रासो रचनाओं में धार्मिकता कहीं बहुदेववाद पर आधारित है, कहीं जैन धार्मिकता है, कहीं वैष्णव धार्मिकता है, कहीं उसमें प्रायश्चित का भाव है, तो उसका स्वरूप कर्मकांड मूलक भी है। दोस्तों, यदि पांचवी विशेषता की बात करें तो इनमें राष्ट्रीयता का अभाव है। जाहिर सी बात है कि आचार्य द्विवेदी ने भी यह माना कि जो रासो रचनाएं लिखी गईं जिस सामंती दरबारी परिवेश में, उससे जुड़े शासक सामंत किसी राष्ट्रीय भाव से प्रेरित नहीं थे। उनमें राष्ट्रीयता की संकल्पना भी जन्मी नहीं थी। हाँ, रीतिकाल में भी सामंती परिवेश था, लेकिन भूषण जैसे कवियों ने छत्रसाल और शिवापति जैसे नायकों के माध्यम से कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्रीय या जातीय गौरव की चर्चा की थी। यानी रीतिकाल में कहीं न कहीं राष्ट्रीयता की शुरुआत हो रही है, लेकिन आदिकाल में यह राष्ट्रीयता नहीं। इन शासकों सामंतों के लिए राष्ट्र का अर्थ कहीं न कहीं कालिंजर था, कहीं महोबा था, कहीं चित्तौड़, कहीं अजमेर। आचार्य द्विवेदी जैसे आलोचकों ने लिखा कि इस समय आपस में लड़ने वाले, परस्पर लड़ने मरने वाली जातियों की संख्या इतनी नहीं रह गई। ये क्षुद्र स्वार्थों से प्रेरित थे, क्षेत्रीय स्वार्थों से ग्रसित थे। ज़्यादातर जो युद्ध लड़ रहे थे वो भूमि अर्जन के लिए, कन्या के हरण के लिए, यानी कहीं न कहीं क्षुद्र प्रयोजनों से स्वार्थ प्रेरित होकर के ही अपनी वीरता दर्शा रहे थे। वह वीरता किसी राष्ट्रीय गौरव से नहीं जुड़ी हुई थी। भारत को एक अखंड राष्ट्र या आर्यावर्त में देखने की कोशिश अब तक शुरू नहीं थी, तो राष्ट्रीयता का अभाव था। दोस्तों, यदि शिल्पगत विशेषताओं की बात करें तो शिल्पगत विशेषताओं में हमने पिछली क्लास में भी देखा कि किस प्रकार रासो रचनाएं ज़्यादातर प्रबंधात्मक थीं। पृथ्वीराज रासो पूरी तरह महाकाव्यात्मक रचना है। कौन सी रचना? पृथ्वीराज रासो। ऐसे ही बीसलदेव रासो, परमाल रासो महाकाव्य न होकर प्रबंध शैली में खंड काव्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी? बीसलदेव रासो, परमाल रासो। दोस्तों, शैली के तौर पर बात करें तो रासो रचनाओं में डिंगल और पिंगल दोनों शैलियां हैं। डिंगल वीरता चित्रण की शैली है, पिंगल श्रृंगार चित्रण की शैली है। रासो रचनाओं की भाषा दोस्तों राजस्थानी अपभ्रंश और खड़ी बोली के मेल से तैयार होती है। यानी भाषा की बात करें तो इसमें राजस्थानी अपभ्रंश है, खड़ी बोली है। दोस्तों, इतना ही नहीं, छंदों की बात करें तो रासो रचनाओं में छंदों की विविधता देखी जा सकती है। पृथ्वीराज रासो में लगभग 68-69 प्रकार के छंद प्रयोग किए गए। छंदों के मिश्रण से यहाँ कड़वक शैली का भी प्रयोग आया और साथ ही मानव पात्रों के अलावा गैर मानव पात्रों या मानवेतर पात्रों की भी चर्चा की गई, इसीलिए कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग हुआ। तो जब भी विशेषता आप लिखें, दो पक्ष में लिखें,
एक संवेदनागत विशेषता कि भाई कथ्य कौन सी बातों से जुड़ा हुआ है, कैसी संवेदनाएं हैं, वीरता का चित्रण है, श्रृंगार का चित्रण है, धार्मिकता का चित्रण है। और फिर जब शिल्प की बात करें तो प्रबंधात्मक शैली है या मुक्तक डिंगल पिंगल शैली है क्या, छंद कैसे हैं, इनका भी प्रयोग करें, भाषा कैसी है। तो इसको 2 बार सुन करके खूब अच्छी तरह लिखिए। बार बार जब आप वीडियो को, जैसे एक वीडियो को आप इत्मीनान से एक बार सुन लीजिए पहले, उसके बाद धीरे थोड़ा स्लो मोशन में इत्मीनान से सुनिए, एक एक बात को कॉपी कलम लेके लिखते रहिए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि अब क्लास के मोड पर ही हर बात को लिखाता भी रहूँगा, तो आप थोड़ा आराम से सुनेंगे तो लिखते जाएंगे। अब जैसे इसके आगे हम लोग भक्ति काल शुरू करेंगे तो वहाँ छोटी छोटी संकल्पनाएं हैं, मैं उनको बोल बोल के लिखाऊंगा। इत्मीनान से समय लेके लिखते जाइए, बार बार सुनिए, बार बार लिखिए। करना क्या है, घर बैठे मेहनत करते रहिए। अब तो आपके आने जाने का भी समय बच रहा है। और बहुत बढ़िया है। कोई भी काम देखिए हमेशा बुरा ही नहीं होता, अच्छे के लिए भी होता है। इस वैश्विक महामारी ने कम से कम कुछ अच्छी चीज़ों को भी सिखाया है। स्वच्छता सिखाया है, घर पर रहना सिखाया है, अपने बारे में सोचने को इसने विवश किया है, आत्ममूल्यांकन की एक प्रेरणा मिली है। तो मेहनत करते रहिए। ये आने जाने का जो समय बचा उसमें मेहनत और बढ़ाइए। और आसान है, हिंदी साहित्य से कलेक्टर बनना बहुत सहज है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक नमस्ते दोस्तों।